सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शेर गोवर्धनपुर निवासी अनिल की हत्या का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी एवं विंध्याचल मंडल में ग्राम विकास विभाग के संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गिनवाई मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई 70वीं पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का विगत 9 वर्ष देशवासियों के लिए बेमिसाल रहा है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विगत 9 वर्ष का कार्यकाल देशवासियों विशेषकर काशीवासियों के लिए बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि फुलवरिया 4 लेन सड़क जुलाई में पूर्ण हो जाएगा। 18,000 करोड़ के विकास कार्य कराए जा चुके हैं जो जन सामान्य को समर्पित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है जिस पर कार्य चल रहा है। यह विकास कार्य भी शीघ्र ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में पत्र प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा व मार्गदर्शन में उत्तरी विधानसभा में ऐतिहासिक चहुमुखी विकास हुआ है। विगत 4.5 वर्षों में विधानसभा वाराणसी उत्तरी में ऐतिहासिक और चहुमुखी विकास के कार्य संपन्न हुए हैं। विकास कार्य निरंतर जारी है। केंद्र व प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं के साथ ही विधायक निधि से वर्ष 2014 से 2023 रुपये 1333.52 लाख की लागत से 597 कार्य जिसमें इलाज, सड़क, पेयजल, सीवर, बिजली, पोल व तार तथा अन्य कार्य कराए गए। पूर्वांचल निधि से 2.80 करोड़ की लागत से 47 कार्य हुए। त्वरित विकास निधि से 14.51 करोड़ की लागत से 31 कार्य सड़क निर्माण के कराए गए। डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,833 आवास स्वीकृत हुए जिसमें 14,526 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 12,006 लाभार्थियों को प्रथम ऋण, द्वितीय ऋण 5,023 व तृतीय ऋण 76 के लोगों को भुगतान हुआ। 628.533 लाख से इंटरलॉकिंग और निर्माण के कार्य स्वीकृत कार्य 45 में से 22 कार्य पूर्ण हुए, शेष कार्य प्रगति पर हैं। अवस्थापना निधि से 8,281 करोड़ रुपए से सड़क, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट एवं अन्य वृहद निर्माण कार्य कराए गए। सांसद निधि से 3.10 करोड़ से 66 कार्य कराया गया। ऐसे कुल अरबों रुपए के विकास कार्य शहर उत्तरी विधानसभा में हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र गंजारी राजा तालाब में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु भूमि क्रय की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में बालक एवं बालिकाओं हेतु 100 शैय्या क्षमता का छात्रावास निर्माण, वाराणसी में शूटिंग रेंज की स्थापना, आपदा राहत क्षेत्र में 593.4 लाख से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष दगा हुआ कारतूस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम गंभीरता से नहीं लेते, उनके पास कोई विजन नहीं है। वाराणसी लोकसभा का ऐतिहासिक विकास किया गया। लगभग 18,000 करोड़ के परियोजनाएं जिनका कि जनता के उनके समर्पित हो गया है। लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है वो काम चल रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 26,000 करोड़ रुपए से वाराणसी का विकास किया गया। चारों तरफ सड़कों का विस्तार, चारों तरफ सड़कों का चौड़ाई, पुल के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, पार्कों का विकास किया गया, सुंदरीकरण किया। चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे PWD हो, चाहे नगर निगम की स्थापना हो, विकास प्राधिकरण हो, त्वरित विकास से फंड आया हो। इस प्रकार से संपूर्ण बनास का विकास किया गया। और केवल बनास की बात नहीं हो रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास किया गया था। इसके पहले क्या परंपरा था कि कुछ तथाकथित नेता के पास 1-2 जिले होते थे विकास करने के लिए। आज प्रदेश सरकार संपूर्ण देश का विकास कर रही है और इस कारण से देश की हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मानी मीडिया के साथ मिलकर के अपनी बात को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। और केवल ओरल नहीं, यह लिख कर करके वित्त प्रमाण के साथ कि हमने क्या क्या काम किया। जनता को जानने का अधिकार होता है
कि जिसको हमने चुन के भेजा था वह व्यक्ति कुछ लायक कुछ काम किया नहीं काम किया, ये उसको अधिकार है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आयुक्त सभागार वाराणसी व विंध्याचल मंडल में संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आयुक्त सभागार में वाराणसी व विंध्याचल मंडल में ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोनों मंडल के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा खंड विकास अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए उनसे जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि तभी इसका लाभ जन सामान्य को त्वरित ढंग से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख के बीच का संबंध भाई भाई का होना चाहिए ताकि योजनाओं की प्रगति अच्छे से हो सके। मनरेगा काम ब्लॉक के माध्यम से हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए। ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी नियमित संयुक्त रूप से बैठकर आपस में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। अब स्मार्ट विलेज की बात होनी चाहिए ताकि प्राथमिकता के आधार पर सरकार की योजनाओं से गांव का विकास हो सके। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच ही वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। अमृत सरोवर में पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसका सभी ध्यान रखें। प्रदेश में विकास से वंचित 100 पिछड़े ब्लॉकों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर सरकार पूरा ध्यान देगी ताकि उनको भी विकास की दृष्टि से ऊपर लाया जा सके। छोटे ग्राम सभाओं में फंड की कमी की समस्या को लेकर सीडीओ, बीडीओ से उपाय सुझाने को कहा ताकि उनका भी विकास सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्षेत्र पंचायत प्रमुखों से संवाद किया, जिसमें सोनभद्र के प्रमुखों द्वारा बजट बढ़ाने, नेटवर्क की समस्या, बालिका विद्यालय की स्थापना, दुद्धी ब्लॉक प्रमुख द्वारा ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा सहयोग न करने की बात भी रखी गई। मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख द्वारा सेक्रेटरी के सहयोग न मिलने तथा ब्लॉक प्रमुखों को उचित सम्मान न मिलने की बात कही गई। बरहनी ब्लॉक के प्रमुख द्वारा खाता संचालन में क्षेत्र प्रमुखों के रोल की बात भी रखी गई। रेवतीपुर के ब्लॉक प्रमुख द्वारा ब्लॉक प्रमुख के अधिकार तथा उनके कार्यों के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की बैठक में ब्लॉक के कर्मचारियों की उपस्थिति न होने पर उनका 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि जलाशयों पर हुए कब्जों को हटाया जाए तथा उनके अगल बगल खाली जमीन पर छायादार पेड़, चारागाह, खलिहान, टहलने को रैंप बनाना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम विकास पंचायत अधिकारी के साथ 2 घंटे जरूर बैठें तथा अपनी उपस्थिति व्हाट्सएप के माध्यम से सुनिश्चित करें। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया जाए तथा सप्ताह में 1 बार स्वच्छता अभियान जरूर चलाया जाए। गाजीपुर में मनिहारी ब्लॉक प्रमुख द्वारा खंड विकास अधिकारी पर पिछले 1.5 साल से कोई काम न करने का आरोप लगाने पर सीडीओ गाजीपुर को संबंधित बीडीओ को कार्यमुक्त करने का आदेश भी उन्होंने दिया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ग्राम सचिवालय पर विकास योजनाओं का डिस्प्ले पूरी तरह स्पष्ट लिखा जाए तथा संबंधित अधिकारियों के नंबर भी लिखे जाएं। आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख द्वारा संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संबंधित लोगों के सहयोग से फंड जुटाकर अपना घर नाम से उपेक्षित लोगों के आवास बनवाने की योजना की उप मुख्यमंत्री द्वारा कंठस्थ प्रशंसा की गई। इस अवसर पर स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, रोहनिया विधायक सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम समेत दोनों मंडल के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के साथ ग्राम विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। अरे आप वो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गिरगिट से भी ज़्यादा जो रंग बदलना जानते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कौन सा मुद्दा हो सकता है कौन सा मुद्दा नहीं हो सकता है। वो भारत भ्रमण पे निकले हैं अध्यादेश को लेकर के, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और देश बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज काशी के सम्मानित हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कल विश्व योग दिवस मना करके आज अमेरिकी संसद को वह संयुक्त सदन को संबोधित करने जा रहे हैं। पूरा भारत उनके संबोधन को सुनेगा। गर्व। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भौतिकता ने हम लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से दूर कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। वेदों और पुराणों में इसके प्रमाण मिलते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कोरोना काल में देखने को मिला। जहां दवाइयों का असर नहीं हो रहा था, वहीं जड़ी बूटी और योग ने जीवन रक्षा में अमूल्य योगदान दिया। काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि हमने परंपरागत भोजन परंपरा को त्याग दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्राकृतिक चिकित्सा का गांधीवादी मार्ग विषय पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को आधुनिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रथम चिकित्सक माना गया है।
धीरे धीरे भौतिक सभ्यता का विकास हुआ और प्राकृतिक चिकित्सा से हम दूर हो गए। उन्होंने कहा कि मिलेट्स पर हमें गर्व होना चाहिए। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार सान्याल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पूर्णतः वैदिक विज्ञान पर आधारित है, जो प्रकृति के पंचभूतों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। इस दौरान शोभित यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र, पूर्व कुलपति तथा निदेशक शेपा, प्रोफेसर पृथ्वीश नाग, डॉक्टर सुनीता पांडे कुलसचिव, हरिश्चंद्र उप कुलसचिव, संतोष कुमार शर्मा वित्त अधिकारी, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलसचिव राजेश कुमार, प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम, प्रोफेसर NP सिंह, डॉक्टर आरती विश्वकर्मा उपस्थित थे। मुहिम की जो मंशा है उसी के अनुरूप हम लोग नेचुरोपैथी योगा विभाग का फर्दर आगे से इसमें और ज़्यादा विस्तार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें UG और PG प्रोग्राम अवश्य शुरू किए जाएं। इसके साथ ही साथ हमने महामहिम से एक और भी अनुरोध किया है कि इस शिक्षा का मानकीकरण हो। जैसे बाकी जैसे इंजीनियरिंग है उसके लिए AICT होता है, एग्रीकल्चर की एजुकेशन है उसके लिए ICAR होता है, इसी तरह आयुष मंत्रालय में नेचुरोपैथी के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी हो, जहाँ से ये नीति निर्धारण हो कि इस शिक्षा का स्वरूप क्या हो, क्या क्या पढ़ाया जाए। ये सारी बातें भी हमने महामहिम के संज्ञान में लेके आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष महत्व देते हुए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश की जाएगी कि इसके UG और PG प्रोग्राम शुरू किए जाएं। सिरगोवर्धनपुर निवासी 30 वर्षीय अनिल यादव की हत्या में शामिल उसकी पत्नी व उसके आश्रित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंका के सिरगोवर्धनपुर निवासी 30 वर्षीय अनिल यादव की हत्या में शामिल उसकी पत्नी अनीता और उसके रिश्ते में लगने वाले बहनोई सुरेंद्र यादव निवासी औराई जिला भदोई को लंका पुलिस ने लौटूबीर पुलिया के पास से कार में पकड़ लिया। शुक्रवार को इसका खुलासा DCP काशी जोन RS गौतम ने अपने कार्यालय में किया। इस दौरान पकड़े गए आरोपितों में सुरेंद्र यादव ने पुलिस द्वारा किए गए पूछताछ में बताया कि उसका मृतक अनिल की पत्नी अनीता से नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अनिल यादव बीच में रोड़ा बनने लगा, जिससे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने योजना बनाकर एक साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जब उसे होश न रहा तो गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को अलीनगर चंदौली सर्विस लेन के नाले में डाल दिया। आपको बता दें कि अनिल के भाई दिलीप यादव ने 19 जून को लंका थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाते हुए कहा था कि उनका भाई 16 जून से गायब है। DCP ने बताया कि गुमशुदगी में टीमें लगी थीं। इसी बीच शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। एक डेड बॉडी अलीनगर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे जनपद चंदौली में पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी का पंचनामा PM कराया गया और साथ ही साथ अभियुक्तों की जानकारी की गई। उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अभियुक्तों में एक जो है मृतक अनिल यादव की पत्नी अनीता है और दूसरा जो है सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र यादव औराई जनपद भदोही का रहने वाला है और ये पूछताछ में बताया कि मृतक की पत्नी के संबंध सुरेंद्र यादव से हो गए थे, जो रिलेशन में दूर के रिश्ते में बहनोई लगता है। बहनोई के साथ जो है मिल करके पत्नी ने ही अपने पति की जो है नशीला पदार्थ खिला करके और गमछे से गला दबा करके हत्या कर दिए और उसको फिर वैगन-आर गाड़ी में ले करके हाईवे के किनारे अलीनगर थाना क्षेत्र चंदौली में एक नाले में डाल दिए थे। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया। राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र की तरह पेंशन मेमोरेंडम, शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों के समर्थन में गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया। इसके बाद सीएम और महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन बीएसए को सौंपा। धरने का नेतृत्व कर रहे महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी जिलाध्यक्ष शशांक पांडे शेखर ने कहा कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की तमाम समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा समस्याओं को सुलझाने की बजाय हर बार टाल मटोल करते हैं। मांगें पूरी न होने की स्थिति में 11, 12, 13 जुलाई को प्रांतीय पदाधिकारी एवं संघर्ष समिति के सदस्य महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय पर धरना देंगे। नवंबर माह में पूरे प्रदेश के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया विधानसभा का घेराव करेंगे। महामंत्री अनंत कुमार सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने विचार रखे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग अपने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की 22 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। यह धरना स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के खिलाफ है, क्योंकि महीनों से कई पत्रक देने के बावजूद भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कान पर जू नहीं रहेगा। उन्होंने वार्ता भी किया था 8 जून को, हम लोगों से कहा था कि 1 सप्ताह में सारे मामले मान लेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं माना। उसी के खिलाफ अपने धरना, अपने मुद्दों के समर्थन में और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के खिलाफ और उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ ये धरना जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर हम लगा रहे हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति का 23वां विशाल भंडारा चंदनवाड़ी में चलेगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रियों के लिए चंदनवाड़ी में काशी का 23वां विशाल भंडारा चलेगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने बताया कि 26 जून से सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर को रवाना हो रहा है, जो पूरे सावन माह करीब 40 दिनों तक चंदनवाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालु यात्रियों की अनवरत सेवा करेगा। पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बताया कि अनुमान है कि इस बार चंदनवाड़ी कश्मीर से पहले से 3 गुना ज़्यादा यात्री जाएंगे। बनास के बहुत से लोगों को यात्रा परमिट की समस्या आ रही है, वह तय डेट पर यात्रा परमिट भी नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारी संस्था उन यात्रियों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रही है। उक्त भंडारे में बनारसी ठंडई, पूड़ी, जलेबी, दाल चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा, दूध के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल, जूता, मोजा, मास्क, टोपी, स्वेटर, शॉल उपलब्ध रहेगा। चंदनवाड़ी के उक्त कैंप में लगभग 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे भंडारे के सेवादारों के सेवादार कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ी, जिसमें लगभग 2 महीने का समय लग गया। उन्होंने बताया कि चंदनवाड़ी पड़ाव से 36 किलोमीटर की यात्रा अमरनाथ गुफा के लिए शेष बचती है। 17 जून को हमारा पहला जत्था 10 सेवादारों का चला गया है, जो टेंट लगाने में लगा है। दूसरा जत्था 26 जून को सुबह 7 बजे मेरे नेतृत्व में विवेक श्रीवास्तव के साथ 10 सेवादारों का दूसरा जत्था वाराणसी स्टेशन से पंजाब मेल जलियांवाला एक्सप्रेस से सुबह 9 बजे जाएगा। इसके पूर्व 26 को सुबह 7 बजे एक बाइक रैली के रूप में 200 बाइक का काफिला सुबह मेरे निवास स्थान लक्सा कौड़िया हॉस्पिटल के सामने होटल जसलोक के पास से निकलेगा। हम सभी पंजाब अमृतसर पहुंचकर वहां से ट्रकों में खाने पीने का सामान लादकर 27 तारीख की रात्रि चंदनवाड़ी को प्रस्थान करेंगे। उसी दिन तीसरा जत्था, जिसमें मनीष गुप्ता, संतोष जायसवाल, प्रवीण सिंह, जितेंद्र साहनी, अखिलेश यादव, विनोद गुप्ता, मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, पीयूष गुप्ता, कुलदीप सिंह, मिंटू कुमार सिंह आदि 50 सेवादारों का दल रवाना होगा, जिसमें हलवाई अजीत सिंह के साथ इलेक्ट्रीशियन, पान व ठंडाई वालों के साथ 12 बजे निकलेगा, जो जम्मू होते हुए चंदनवाड़ी 27 की रात्रि पहुंचेगा। 17 तारीख को हमारा एक दल जा चुका है, जो वहाँ पे चंदनवाड़ी में टेंटिंग और कैंपिंग की व्यवस्था कर रहा है। दूसरा दल हमारा 26 तारीख को मेरे नेतृत्व में सुबह पंजाब मिल से 8 बजे क्या कहते हैं वो पंजाब की तरफ रवाना होगा, जो हम ट्रकों में सामान लेकर कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। उसी दिन संतोष जायसवाल, पीयूष गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में बेगमपुरा एक्सप्रेस से हमारा ये 70 लोगों का दल वो डायरेक्ट कश्मीर जाएगा, जो सेवादारों का दल है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे मोटर संभालेगा, सारी व्यवस्थाएं जो अनफिट होगी उनको फिट करते हुए भंडारे को 1 तारीख को स्टार्ट करने की व्यवस्था करेगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जनसंघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कोदई चौकी क्षेत्र में जनसंघ के संस्थापक, अध्यक्ष व कश्मीर के संघर्ष के लिए जाने जाने वाले प्रेरणादायी नेता के रूप में देश के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करके श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्षों की गाथा को बताते हुए कहा कि उनकी हत्या राजनीतिक हत्या थी तथा नेहरू को उनकी हत्या की जांच करनी चाहिए थी। उस समय के कांग्रेस सरकार के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।
सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत सरकार से इस राजनीतिक हत्या की जांच की मांग की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव, बाबू यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़ अलगू, आदित्य गोयनका, धर्मचंद, अजीत जायसवाल, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, अनूप गुप्ता, जय किशन जायसवाल, कन्हैया सेठ आदि उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक तथा प्रथम अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी जो उनका बलिदान देश के लिए, देश में जहां एक तरफ कश्मीर उस समय अलग निशान, झंडे और अलग विधान के लिए जाना जाता था, उसकी लड़ाई देश के लिए लड़ी और एक निशान एक विधान के नारे पर लड़ी, और उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई, जिसकी जांच तक नेहरू सरकार ने नहीं कराई। ऐसे देश के लिए बलिदान देने वाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और इस अवसर पर हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि उनके संदेहास्पद मृत्यु की जांच करे और देश के सामने सच्चाई आए। नंदी सेवा न्यास द्वारा 2 दिवसीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति समारोह का आयोजन 25 व 26 जून को होगा। वाराणसी में हिंदी और संस्कृत साहित्य को और अधिक समृद्ध प्रदान करने के लिए कार्यरत नंदी सेवा न्यास द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का आयोजन स्थानीय रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में 25 और 26 जून 2023 को किया जा रहा है। समारोह की विस्तृत रूपरेखा और इसके उद्देश्यों को साझा करते हुए न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर शशिकला पांडे ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के अन्य भागों और काशी के 200 से भी अधिक साहित्यकार हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने आजीवन हिंदी और संस्कृत साहित्य के विकास के लिए अपने को समर्पित किया था। उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में हिंदी और संस्कृत साहित्य के संवर्धन और समृद्धि के विषय पर विद्वानों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रोफेसर शशिकला ने बताया कि समारोह के पहले दिन उद्घाटन सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा रचित पुस्तक प्रीति न करियो कोय तथा भाषा चिंतन के आयाम का विमोचन किया जाएगा। इस सत्र में दयानिधि मिश्र की अध्यक्षता में प्रमुख रूप से साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र, अरुणेश नीरन और नवगीतकार ओम धीरज के व्याख्यान होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कहाँ पर ये होना है? और ये रथ यात्रा चौराहे पर स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में होना है, और इस 25 और 26 जून को इसका आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से भी नहीं बल्कि विदेशों से भी 2-3 लोग आ रहे हैं, और देश में तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगहों से लोग आ रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।